कल हमने एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन वेरियस फील्ड्स में रिमोट सेंसिंग का प्रयोग या रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल स्टडीज, सरफेस वाटर रिसोर्सेज और सॉइल रिसोर्सेज में किया था। आज हम पार्ट 2 में बचे हुए क्षेत्र कौन कौन से हैं और उनमें रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग कहां कहां होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि हमारा ये लेक्चर है ये पूरा हो सके। क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन वेरियस फील्ड्स है, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन मैंने कल भी बताए थे, दो प्रकार से आएंगे। एक तो ऐसे ही आएगा कि सुदूर संवेदन का विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग। तो इसमें आपने जो भी हमने 10 पॉइंट थे उनका थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है। कई बार ये भी आ जाता है कि स्पेशली पूछ लेते हैं यूज एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर, स्पेशली पूछ लेते हैं, या एनवायरमेंटल स्टडीज या सरफेस वाटर, यानी कोई भी एक या दो के बारे में भी पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने अलग अलग से इनके वेरियस स्टडीज के लिए अध्ययन करने की बात कही है। अब हम करते हैं बचा हुआ काम। आज हम करेंगे नंबर 5। 4 तो हमने कल कर लिए, 5 है यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग इन ओशन वाटर रिसोर्सेज। महासागरीय जल संसाधन में रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन कहां कहां होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम देखेंगे कैसे होता है। अब यहां देखेंगे कि यहां महासागरीय जल संसाधन है, उसके लिए जानकारी के लिए हम रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। नंबर 1, मैपिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ सी वाटर। समुद्री जल का तापमान कितना है उसका हम नक्शा बनाएंगे। पूरे हमारे महासागर हैं, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अंध महासागर है, और आर्कटिक ओशन है और एंटार्क्टिक ओशन है। 5 हमारे महासागर हैं। इनका अलग अलग क्षेत्रों में कहीं ठंडा है तो कहीं गर्म क्षेत्र है। इनका तापमान का पूरा नक्शा तैयार सभी का अलग अलग से करेंगे, क्योंकि तापमान का इसलिए जरूरी है कि उनमें अलग अलग प्रकार की क्वालिटी की मछलियां पाई जाती हैं। इसलिए अलग अलग प्रकार का ये भी पता चलेगा यहाँ पर कौन सी क्वालिटी की मछलियां हैं और यहाँ पर ठंडे में कौन से और गर्म में कौन से। इसलिए इनका नक्शा तैयार पहले ही किया जाता है, ताकि ऊपर से हमारा रिमोट सेंसिंग हमें बताया जाए। अगर मान लो ठंडा हमारा क्षेत्र है एंटार्क्टिका, तो एंटार्क्टिका का हमने मैपिंग तैयार करना रिमोट सेंसिंग से। ऐसे ही हमारे अन्य प्रकार के जो समुद्र हैं उनके बारे में करना है, महासागरों पर। दूसरा है मैपिंग ऑफ सी कोस्ट मोर्फोलॉजी। हमारे जो समुद्र हैं उनके तटों की मोर्फोलॉजी कैसी है, आकृति कैसी है, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे, यानी कि उनका नक्शा भी तैयार करेंगे, ताकि मछली पकड़ने वाले हैं, फिशरमैन हैं, वो मछली पकड़ने के लिए एक तो सीधे होते हैं हमारे तट के प्रदेश, और एक होते हैं टेढ़े मेढ़े। तो मछली पकड़ने के लिए सबसे जो कटा फटा तट होता है वो सूटेबल होता है। तो इसे नक्शे से पता चल जाएगा कहां पर मछली पकड़ने के लिए सुविधाएं बढ़िया होंगी, कहां पर जो है दिक्कतें पैदा होंगी। इसी प्रकार से हम करेंगे अगला मैपिंग ऑफ सी वेजिटेशन। समुद्र में कौन कौन सी किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। वो भी कई बार जो है वो वनस्पतियां हैं वो प्लैंकटन जैसी है। प्लैंकटन कहां पर ज्यादा पाई जाती है, तो ये मछलियां वहीं होती ज्यादा जहां पर प्लैंकटन की मात्रा ज्यादा होती है। और ये कहां पर होती है, जहां गर्म धारा और ठंडी धारा जहां मिलती है दोनों, तो वहां प्लैंकटन की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए इस नक्शे से बनाने से हमें ज्यादा पता चल जाएगा कि मछलियां कहां ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि इसलिए बात करते हैं कि लगभग समुद्री तटों के किनारे पर रहने वाले जनसंख्या में लगभग 50% से भी ज्यादा व्यक्तियों के लिए हमारा सी फूड है वो ज्यादा काम करता है। ज्यादा लोग यूज करते हैं, 50% सी फूड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैपिंग ऑफ सी वेजिटेशन का भी इस्तेमाल उसमें रिमोट सेंसिंग से पता चलता है। इसी प्रकार से है मैपिंग ऑफ टाइडल इंपैक्ट, यानी कि ज्वार होता है उसका, ज्वार भाटा होता है तो उसका नक्शा भी है ना कि किस क्षेत्र में ज्वार भाटा कहां पर कितना आता है, उनका अलग अलग जो है हम क्षेत्र लेंगे, उनका नक्शा भी तैयार
करेंगे। अगला है मैपिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ सी वाटर। समुद्र में पानी की क्वालिटी अलग अलग होती है। एक तो होती है फ्रेश वाटर, बढ़िया पानी जिसमें सैलिनिटी की मात्रा कम, नमक की मात्रा कम होती है। एक होते हैं नमक की मात्रा ज्यादा होती है, एक होते हैं नमक की मात्रा मीडियम होती है। तो इन सभी समुद्रों में किन किन समुद्रों में कैसी कैसी क्वालिटी का पानी है, उनका भी नक्शा हम तैयार करेंगे, क्योंकि क्वालिटी हमारी पानी के है उसके अनुसार मछलियां भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। उससे आगे काफी बेनिफिट मिलता है कि कौन सी मछलियां कहां पर ज्यादा पाई जाती है। अगला है फोरकास्टिंग ऑफ सी वेव्स, समुद्री तरंगों का हमारा फोरकास्टिंग का भी एक मैपिंग तैयार करेंगे, ताकि हम भविष्य में बता सकें कि किस क्षेत्र में तरंगे बहुत तेजी से आती हैं और कहां पर जो लहरें हैं, समुद्री लहरें हैं, तरंगे हैं, वो कम आती हैं। तो अलग अलग प्रकार से हम उसका मैपिंग करेंगे और उसका फोरकास्टिंग भी करेंगे। अगला है मैपिंग ऑफ सी पैटर्न्स, समुद्रों के पैटर्न्स का भी हम जो है अलग अलग से मैपिंग करेंगे। और इसी प्रकार अगला है मैपिंग ऑफ सी कोस्टल इरोजन, ये मैंने बता ही दिया था वैसे तो कि मैपिंग ऑफ सी कोस्टल इरोजन, समुद्र के जो तट हैं कहां कहां पर उसका इरोजन ज्यादा होता है, कहां कहां पर उसका अपरदन कम होता है, उनका भी हम नक्शा तैयार करेंगे। इस प्रकार से मैपिंग ऑफ सी कोस्टल इरोजन, पोल्यूशन एंड अर्बनाइजेशन, और इसके साथ साथ ये भी तैयार करेंगे कि कहां कहां पर समुद्रों के किनारे पर पोल्यूशन पाया जाता है, ज्यादा गंदगी का ढेर ज्यादा पाया जाता है और क्यों पाया जाता है। और इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन, क्योंकि समुद्रों के किनारे पर नगर भी बसे हुए हैं नजदीक के नजदीक, ताकि लोग जो है वहां मछली पकड़ने के लिए मछुआरे भी आते हैं और अन्य प्रकार से आने जाने के आवागमन के साधन के लिए भी वहां इस्तेमाल इसका किया जाता है। तो हमारा रिमोट सेंसिंग ओशन वाटर में भी करते हैं। अगला है सी ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग, सी हमारा समुद्री यातायात और शिपिंग, इसके बारे में भी नक्शा तैयार करते हैं। अगला है हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इसमें रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं, फॉरेस्ट के लिए। मैपिंग ऑफ फॉरेस्ट कवर, यानी कि कुल भूमि में, चाहे वर्ल्ड की हो चाहे किसी कंट्री की हो, उसका पूरे देश में फॉरेस्ट कवर कितना है, क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन की समझने के लिए बहुत जरूरी है, एनवायरमेंट अच्छा है या नहीं है, एयर पोल्यूशन अच्छा है या नहीं है। क्योंकि फॉरेस्ट अगर कम रहेंगे तो हमें फॉरेस्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी, मैपिंग का होना बहुत ही जरूरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। क्योंकि 33% फॉरेस्ट होंगे तो हमारे लिए शुद्ध वायु होगी, 33% कम होगी तो हमारे दिक्कतें पैदा हो जाती है। दिल्ली है या बॉम्बे है या कलकत्ता है, जहां पर ज्यादा फॉरेस्ट नहीं है, तो वहां पर जो है एनवायरमेंट एयर पोल्यूशन की ज्यादा दिक्कत आती है। मैपिंग ऑफ डिफोरेस्टेशन, ये मैंने पहले बता दिया, एक डिफोरेस्टेशन का काम करें, जहां पर फॉरेस्ट बढ़िया है उसका भी करेंगे। एक फॉरेस्ट वन कट रहे हैं, वन ज्यादा जो है कट रहे हैं, उनका भी मैपिंग करेंगे, कहां पर ज्यादा कटाई हो रही है। अगला है मैपिंग ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स, वनों के प्रकार कितने हैं, उनका अलग से नक्शा हम तैयार करेंगे। कोई बढ़िया क्वालिटी के नक्शे हमारे फॉरेस्ट होते, कुछ हल्के जो इसमें आर्थिक रूप से बढ़िया नहीं होते हैं, उनके नक्शे भी हम तैयार करेंगे। तो रिमोट सेंसिंग से हम क्या करते हैं, जो सैटेलाइट से सारा चित्र लेकर के हम अलग अलग मैप तैयार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए तैयार करते हैं। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज में भी। अगला है फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ फॉरेस्ट फायर एरियाज, इसी प्रकार से जहां पर अग्नि लगती है वर्ल्ड के अंदर वनों में, उनके नक्शे भी हम पहले तैयार करेंगे, ताकि आगे भविष्य में जो अग्नि है वो लगने की संभावना हो तो पहले उसके इलाज के लिए हम चौड़े चौड़े रास्ते बीच में, वनों के बीच में चौड़े चौड़े रास्ते छोड़ दें, ताकि आगे आग बुझाने में सुविधा हो सके। और मैपिंग ऑफ फॉरेस्ट डेंसिटी और वनों का घनत्व का भी नक्शा हम तैयार करेंगे। इस प्रकार से हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज में रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगला है यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग इन लैंड यूज एंड लैंड कवर, ये तो आपको पता ही है, पहले हम कहते हैं भाई पूरी हमारा भूगोल है, इसमें तो पूरी धरती का वर्णन किया जाता है, और इसमें लैंड कवर का मतलब है इस धरती के ऊपर क्या क्या चीजों का कवर किया जाता है और किस प्रकार से हम भूमि का उपयोग करते हैं। जैसे अब भूमि, टोटल भूमि है, इसमें हम हर प्रकार के इस्तेमाल करते हैं। जैसे वन है, कितने प्रकार के वन है उनका हम लिखेंगे कि टोटल वन कितने भाग में है, कितने भाग में सेटलमेंट है,
सेटलमेंट के अलावा कितने भाग में रोड बने हुए हैं, कितने में रेलवे बने हुए हैं, कितने में नहरें हैं, कितने में तालाब हैं, कितने में महासागर हैं, इनका सभी का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग करेंगे, ताकि हमें पता चले कुल भूमि में कितना कृषि का क्षेत्र है, कितना मिनरल्स का क्षेत्र है। तो सारा अलग अलग पॉइंट वाइज हम, कितने में घास क्षेत्र है, कितने में पर्वत मैदान है, कितने में पठार है। तो ये सारी चीजें हम जो है उसमें इसका अलग अलग मैपिंग करेंगे, रिमोट से लैंड यूज का, लैंड कवर का। और उसके बाद में हम करेंगे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी हम देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? स्थलमंडल यानी कि धरातल का है, भूमि का है, पानी का है, ये सारे प्राकृतिक संसाधन है। मिनरल्स का है, वनस्पति है, ये सारे प्राकृतिक संसाधन है। और इनका हम जो है नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट भी हम करेंगे कि जैसे भूमि का इरोजन ज्यादा हो रहा है तो हम उसको कैसे ठीक करें, उसका मैनेज कैसे करें, वेस्ट लैंड हो रही तो उसको ठीक कैसे करें। इसी प्रकार से वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोटेक्शन मैपिंग भी करेंगे। जैसे हम पेड़ पौधों को ज्यादा काट देते हैं तो वाइल्ड लाइफ को छुपने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या सुविधा करें, कैसे पेड़ पौधे लगाएं ताकि उनका हैबिटेट रहने की जगह वाइल्ड लाइफ के लिए हो, जंगली जानवरों के रहने के लिए प्रोटेक्शन मैपिंग भी तैयार करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे पर्वतीय क्षेत्र उसमें ज्यादा पेड़ लगाए ताकि उसमें छुप सके। अगला है अर्बन एक्सपेंशन, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी कटना। जैसे हम ये भी देखेंगे, रिमोट सेंस पता चल जाता है कि बड़े बड़े शहर हैं उनमें प्लांट वैसे नहीं होते, बल्कि खेतों का क्षेत्र में पहले कॉलोनी काट देते अनऑथोराइज, तो उससे बड़ी समस्या गंभीर पैदा होती है। तो उनका भी हम मानचित्र लेंगे और उसके बाद में ये टाउन प्लानर है उसको अनुमति दी जाती है कि जो अनऑथोराइज कॉलोनी को हटा दिया जाए, उनको ऊपर जो है तोड़ दिया जाए उनको, ताकि लोग बिना प्लानिंग की कोई कॉलोनी न बसा सके। इस प्रकार से हम उसका नक्शा भी तैयार करेंगे। इसी प्रकार से किसी ने किस न कब्जा कर रखा है जबरदस्ती सरकारी जगह पर, तो उसका भी नक्शा उसमें तैयार, तो रिमोट सेंसिंग से पता चल पाता है बहुत अच्छे से। इसी प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट मैपिंग। डिजास्टर का मतलब है किस क्षेत्र में बाढ़ आ रही है, किस क्षेत्र में सूखा पड़ रहा है, किस तरह में भूकंप आ रहे हैं, तो ये किस तरह में वोल्केनो फट रहा है, तो ये सारा नक्शा हम अलग अलग प्रकार से इसका करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट का भी, जहां पर बाढ़ आ जाए तो उसका पहले प्रबंध कहां पर कैसे किया जाए, किस क्षेत्र से पानी के लिए बाढ़ आ रही है तो आने जाने का कम से कम रास्ता अचानक खराब हो जाए तो हम कैसे हम दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं। तो ये सारा हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का भी मैपिंग करेंगे, उसका सिस्टम भी बताएंगे मैनेज कैसे किया जाए। लीगल बाउंड्रीज फॉर टैक्स एंड प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन, ये तो यही है जैसे कोई शहर है, शहर में बाउंड्री है, भी शहर के अंदर कौन कौन सी हमारे, किसका प्लॉट है, किसका मकान है, किसके क्या है, तो उनका जो है हमारा पूरा लीगल बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पर है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए और उसका इवैल्यूएशन किया जाए। तो ये सारा लैंड यूज में ही आता है सारा, जैसे सारी चीजें। तो इस प्रकार से हम रिमोट सेंसिंग का लैंड यूज और लैंड कवर में भी यूज करते हैं। अगला है यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ सिटीज एंड फ्लड जोन डिलिनेशन। ये तो मैंने अभी पिछले उसमें बता दिया, फिर भी कि मैपिंग ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सिटीज, कि शहर पहले कितने थे और अब कितने बढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि आज के दिन हमने शहर ले लिए, किंतु 10 साल में फिर देखेंगे भी कितना बढ़ रहा है, तो हम इसका भी नक्शा तैयार करेंगे ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की पूर्ति के लिए हम देखें कितने मकानों की और जरूरत पड़ती है, तो कितना शहर बस रहा है, कोई कितने गांव बस रहे हैं चारों तरफ से, एक्सपेंशन कितना हो रहा है, उसका भी हम नक्शा तैयार करेंगे। और अगला है फ्लड जोन डेलिनेशन, यानी कि बाढ़ के जोन है उनका सीमांकन कैसे करें, बाढ़ कहां कहां पर आती है। जैसे बिहार के अंदर है, कोसी नदी खतरनाक है, उसका पहले से सीमांकन, इस क्षेत्र में ये नदी आएगी, इसमें बड़ी जान की और माल की हानि होती है, तो उसके बचाव के लिए हम बांध कहां कहां पर बनाएं। ऐसे भी गंगा है, यमुना है, इनमें भी हम जो है उसका डिलिनेशन कैसे करें। इस प्रकार से हम जो उसका सारा नक्शा बनाएंगे और बाढ़ जो हमारा है फ्लड जोन डेलिनेशन है, इसका सारा नक्शा हम सीमांकन करेंगे। तो इस प्रकार से रिमोट सेंसिंग हमें काफी अधिक बेनिफिट देता है। यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग रिसोर्स मैनेजमेंट। अब लास्ट में ये होगा कि जितने भी हमने रिसोर्सेज अभी बताए थे ऊपर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एनवायरमेंट स्टडीज हो, सॉइल रिसोर्स हो, अब इनका है भी जो भी समस्याएं हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, उनका मैनेजमेंट करने के लिए भी हम अलग अलग से उनके रास्ते भी बताएंगे कि कहां कहां पर क्या समस्या है। भूमि का कटाव कहां हो रहा है, तो भूमि का कटाव तो ठीक कैसे किया जाए। पानी गंदा हो रहा है तो वाटर ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। जो पानी है जल बेकार जा रहा है तो उस पर नदी का या बाढ़ का है समस्याएं आ रही है, उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाए। और एयर पोल्यूशन हो रही है उसका ठीक कैसे किया जाए। ये सारे नक्शे हम तैयार करेंगे। इसी प्रकार से
फॉरेस्ट ग्रो मोर ट्री। अब इसके लिए तो सीधा सीधा है भाई, जहां पर फॉरेस्ट कम है तो ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ। मिनरल है तो मिनरल यूज ऑप्शन है, मिनरल है, मिनरल जहां है तो जैसे मान लो पहले तो लकड़ी की जगह हम क्या करते हैं, लोहे का इस्तेमाल करते थे, तो अब जो है लोहा ज्यादा है, लोहा कम हो रहा है तो आप एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरह से उसका ऑप्शन बताएंगे कि भाई ये कम हो रहा है तो इसका ये करेंगे। तो इसी प्रकार से हम जो है मिनरल यूज का है तो उसकी जगह भी हम मिनरल का दूसरा ऑप्शन क्या हो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। सॉइल इरोजन है, मिट्टी कटाव हो रहा है तो ये है कि उसको ठीक कैसे करेंगे। हम देखते हैं मिट्टी के कई बार गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं तो सरकार उसके लिए लेवलिंग के लिए भी सुविधाएं देती है कि हम किसी किसान की मिट्टी ज्यादा कट रही है तो सरकार उसके लिए लेवलिंग के लिए कम पैसे में भी ट्रैक वो मशीन है उसका इस्तेमाल करनी, लेवलिंग बोलते हैं, लेजर लेवलिंग बोलते हैं, उसकी सुविधा देती है। इसी प्रकार से कोई भाग ऊंचा है तो ऊंचा भाग को नीचा करने के लिए लेवलिंग करने की सरकार सुविधाएं देती है। इसके सारे नक्शे बनाए जाए कौन सा भाग ऊंचा है कौन सा भाग नीचा है। इसी प्रकार से ओशन रिसोर्सेज में हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट किया जाए। ओशंस में भी हमारे चारों तरफ गंदगी फैल जाती है तो उससे कई बार क्या होता है, मछलियां मर जाती हैं। अगर गंदगी ज्यादा होगी, तेल वगैरह निकलता है, कई बार पानी तेल एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो टैंकर लीक हो जाते हैं तो उससे मछलियां मर जाती है, उसका इलाज भी किया जाए। और क्योंकि 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ द ओशंस एंड सीज, ये है। और इस प्रकार से कोस्ट ग्लोबल वार्मिंग भी करेक्टेड। इस प्रकार से ना किस तरह से हमारे फॉरेस्ट के कारण से कमी का या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो उसको ठीक कैसे किया जाए, सारा प्रॉपर मैनेजमेंट का सारा हमारा रिसोर्सेज कैसे किया जाए इसके बारे में हमारा सारा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल है वो हर क्षेत्र में लगभग किया जा रहा है।